हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की एमसीक्यूज़ की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। और उस चैप्टर का नाम क्या है? राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। आज हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जिसके बाद आपने हमारी थ्योरी क्लास अगर देखी होगी और उसके बाद आप इस एमसीक्यूज़ सीरीज़ को देखेंगे तो आपकी एसएसटी की 100% तैयारी हो जाएगी। चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ निम्न में से नहीं कौन से है? बताइए कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है? सामवेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, ऋग्वेद नहीं है, या फिर इनमें से सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? तो बताइए कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है? तो सामवेद है, अथर्ववेद है, लेकिन ऋग्वेद जो है वह उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ नहीं है। तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ में से कौन सा नहीं है? ऋग्वेद जो है वह उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन समाज में कितने वर्ण थे? बताइए वैदिक कालीन समाज में कितने वर्ण थे? 4 थे, 6 थे, 7 थे या 3 थे? बताइए कितने थे? वैदिक कालीन समाज में कितने वर्ण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण थे। तो वैदिक कालीन समाज में कितने वर्ण थे? 4 थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों का उदय लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजनपदों का उदय लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महाजनपदों का उदय लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, 3rd भी गलत हो जाएगा, 4th भी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि महाजनपदों का उदय लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। महाजनपदों का उदय लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और महाजनपदों की संख्या लगभग अलग अलग बताई जाती है, लेकिन वैसे महाजनपदों की संख्या 16 मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। जिसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? जिसमें से सबसे प्रमुख मगध हो जाएगा। गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पे यह बसा था मगध साम्राज्य। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद यही हो जाएगा। तो महाजनपदों का उदय लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल में भाग क्या था? बताइए महाजनपद काल में भाग क्या था? भूमि का टुकड़ा था, कर था, कार में हिस्सेदारी थी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए महाजनपद काल में भाग क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर था। महाजनपद काल में भाग क्या था? कर था। कर कैसा था? उपज का कर था, जो लगभग 1/6 था। इसका क्या मुँह मान था? 1/6 लेते थे उपज का, और इसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। देख लेते हैं आगे, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। महाजनपद काल में फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। देख लीजिए। अगला पॉइंट दिया गया है कि कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। तो कारीगर के ऊपर जो कर लगते थे वह श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, अर्थात काम आदि करवा कर इनके जो कर थे उसको माफ़ कर दिया जाता था। इनसे श्रम ले लिया जाता था, कार्य ले लिया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अगला पॉइंट है कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो पशुपालक क्या करते थे? या तो जानवर को दे देते थे, या तो उनके उत्पाद को, जैसे कि दूध, दही, मट्ठे, घी आदि को देते थे। ये उनका कर चुकाने का तरीका था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, और व्यापारी जो सामान की खरीदारी और बेचते थे उस पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, और जो आखेटक होते थे उन्हें जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी, लकड़ी के गट्ठे आदि या विभिन्न जो फल और विभिन्न चीज़ें जो प्राप्त होती थी उसे देना पड़ता था। तो निम्न प्रकार के कर को बताया गया है महाजनपद काल के हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि अगला प्रश्न है कि इस समय में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? इस समय में कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए? हल के फाल लोहे के बनने लगे थे, बिल्कुल ये बात सही है। धान का रोपण शुरू होने लगा था, बिल्कुल, इससे उपज भी बढ़ गई थी। तो इस समय में कृषि में ये दोनों परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण थे। जो हल के फाल थे वह लोहे के बनने लगे थे, पहले लकड़ी के होते थे। इससे और मजबूती से खेत को जोतना आसान हो गया था। और धान का रोपण होने लगा था, तो जो सभी बीज थे उसकी प्रयोग होने लगता था वह भी सही होने लगा था। तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कम्मकार होते कौन थे? कम्मकार महाजनपद काल में किसे कहा जाता था? छोटे किसान को,
भूमिहीन मजदूर को, दास को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कम्मकार किसे कहा जाता था? तो कम्मकार भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को महाजनपद काल में क्या कहा जाता था? कम्मकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी निम्न में से थी। बताइए मगध की राजधानी निम्न में से थी। राजगीर, बिल्कुल राजगीर, या फिर इसे ही एक और नाम से कहा जाता है राजगीर। ध्यान रखिएगा, इसे ही एक और नाम से कहा जाता है राजगीर। पाटलिपुत्र, बिल्कुल उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को राजधानी बनाई थी मगध की ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। किस राजा ने पूछा जाएगा कि मगध में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, तो उदयन हो जाएगा इसका सही आंसर। उदयन नामक शासक ने बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध की राजधानी राजगीर भी थी, पाटलिपुत्र भी थी। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में निम्न में से कहाँ गणतंत्र शासन नहीं था? गणतंत्र का मतलब लोगों का शासन जहाँ हो उसे गणतंत्र शासन कहते हैं। वज्जी में था, बिल्कुल। एथेंस में था। मगध में था कि नहीं? तो मगध में नहीं था। तो इसका आंसर पूछा है कौन सा नहीं था, तो निगेटिव आंसर पूछा है, तो आंसर निगेटिव होगा। तो मगध में नहीं था ना, मगध में राजतंत्र था, राजा का शासन था। बाकी वज्जी में प्रजातंत्र था, एथेंस में भी प्रजातंत्र था, मगध में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। तो इसमें दिया गया है कि अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली थी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नागरिकता किसे प्राप्त थी यह पूछा जा सकता है कि जो एथेंस में गणतंत्र राज था उसमें नागरिकता किन्हें प्राप्त थी। तो 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ध्यान रखिएगा, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती थी और साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यह प्रश्न सीटेट में पूछा गया है कि एथेंस की जो सभा थी वह महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती थी और साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे और इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। आगे है कि शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी और शासन के जो विभिन्न पद बनते थे उनकी नियुक्ति लॉटरी द्वारा होती थी। आगे है कि सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। मतलब यह फिक्स था कि सभी नागरिक को सेना में और नौसेना में अपनी सेवा देनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई चांस नहीं था कि आप नहीं दे सकते हैं। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। आगे है कि व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। और किसे नागरिक अधिकार नहीं मिले थे? औरतों को नहीं मिले थे, और जो विदेशी होते थे उन्हें भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। तो नागरिक का अधिकार किससे नहीं मिला था? औरतों को नहीं मिला था, विदेशियों को नहीं मिला था, दासों को नहीं मिला था, और किसे नहीं मिला था? 30 साल से जो 30 साल से कम के पुरुष थे उन्हें भी नहीं मिला था। केवल 30 साल से ऊपर वाले पुरुषों को ही नागरिकता प्रदान थी। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।